नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसन यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो में आगे के सवालों को देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है 51 नंबर, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? ऑप्शन दिया है हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, अराकानियोमा पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार का। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें कि ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां सही आंसर होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। क्यों ऐसा होगा? प्रायद्वीपीय पठार की जो पठारी भाग है वही मेघालय के हिस्सों में उभरा हुआ हिस्सा है। बीच में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है उससे वह क्षेत्र कट जाता है, जिससे प्रायद्वीपीय जो दक्षिण का भारतीय प्रायद्वीप है उसी का वह हिस्सा मेघालय में फिर से उभर के आता है, जिसे हम गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। बोल रहा है कि ये पहाड़ियां मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड आप जानते हैं, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। यही भाग जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के स्थान पर पहले टेसिस सागर नाम का एक समुद्र पाया गया। अगला है कि यह मेघालय के पठार पर स्थित है, शिलोंग पठार जो है। ठीक है, मालदा गैप, राजमहल गारो गैप इसे मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर देता है। जो गैप है प्रायद्वीपीय पठार जो मैंने बताया डेल्टाई क्षेत्र, उसके बारे में ये मालदा गैप उसको बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। जब बंगाल की खाड़ी से पानी वाष्प बन के इन पहाड़ियों से टकराता है तो साउथ में बहुत ही ज्यादा बारिश होता है उस पहाड़ी के दक्षिणी भाग में। तो वही मासिनराम जो स्थान है वहां पे बहुत ही ज्यादा बारिश होता है। अगला पॉइंट है, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ रहने वाले प्रमुख जनजातियों के नाम पे रखा गया है। अर्थात गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उनका नाम वहां के रहने वाले जनजातियों के नाम पे रखा गया है। यानी कभी पूछे कि गारो खासी और जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है तो उसका भी आंसर मेघालय हो जाएगा। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ, ये तो हो गया। लास्ट पॉइंट है, शिलोंग इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यही जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी पे शिलोंग स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है काठियावाड़ तट, कोकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। आइए इसको थोड़ा मैप पे देखने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है भारत का प्रायद्वीपीय नक्शा। देखिए ऑप्शन में जो काठियावाड़ था, मैंने शायद पिछले क्लासों में बताया भी है कि काठियावाड़ इस गुजरात के इस हिस्से को नाम दिया गया। काठियावाड़ तट आपका अगर इंडिया के नक्शा पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो काठियावाड़ जब भी बोलेगा तो अब आप समझ जाइए कि ये पश्चिमी भाग का हिस्सा है। इसके नीचे के हिस्से अगर महाराष्ट्र और गोवा के तट का बात किया जाए तो इन तटों को कोकण नाम से जाना जाता है। कोकण तट के नाम से इन क्षेत्र को, इस तट को जाना जाता है। इसका नाम होता है क्या? कोकण तट। इसके नीचे कर्नाटका का जो हिस्सा है उस तट को
केनरा का तट या कर्नाटका का तट भी बोला जाता है। केनरा तट के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक से जो समुद्री तट लगा हुआ है वो केनरा के नाम से जाना जाता है। और केरल के हिस्से में जो तटवर्ती रेखा है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम में कितने हिस्से हो गए, काठियावाड़, कोकण, केनरा और मालाबार। ये भारत के पश्चिमी तट के तटवर्ती क्षेत्र है। जबकि पूरब की ओर जब आइएगा तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से। तो ये आपका पूर्वी तट का हिस्सा हो गया। ये जितने भी अभी हम नाम पढ़े ये भारत के पश्चिमी भाग के हिस्से थे और ये कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का हिस्सा हो। और ये जो उड़ीसा से लगा हुआ तट है उसको हम नाम देते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो नाम दिया गया है वो भी पूर्वी तट का हिस्सा है। जो उड़ीसा राज्य के तटवर्ती क्षेत्र है उनका नाम दिया गया है। ठीक है, इतना समझने के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ हम लोगों ने देखा, ये पश्चिम का हिस्सा था, गुजरात से लगा हुआ हिस्सा है ये। कोकण तट गोवा और महाराष्ट्र से लगा हुआ है। मालाबार तट केरल से पश्चिम के साइड से ही लगा हुआ है। लेकिन ये कोरोमंडल जो तट है ये आपका पूर्वोत्तर की ओर है। ठीक है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर स्थित है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। लौटते हुए मानसून, ठीक है, ये ठंडी में आता है। जब भारत में ठंड का मौसम स्टार्ट होता है उस समय जब मानसून लौटता है हमारे भारत से, उस समय क्या होता है कि तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है। उसी को लौटते हुए मानसून से होने वाला वर्षा बोला जाता है। मालाबार तट केरल में स्थित है। कयाल लैगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लैगून झील, समुद्र का जब पानी किसी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है उसे लैगून झील बोला जाता है। अगला देखते हैं, कोकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा। पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में अधिक संकरा है। ठीक है, काठियावाड़ तट गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसका सही आंसर दिया है बी ऑप्शन में, कोरोमंडल तट, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा है उसी को कोरोमंडल नाम दिया गया है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, जो मैंने बताया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। उड़ीसा के तटीय भाग को उत्कल तट भी कहते हैं। उसी उत्तरी सरकार को कहिए या उसको उत्कल तट भी कहा जाता है। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच का तट मुख्य कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तट पर भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह चेन्नई और एन्नोर स्थित है। कोरोमंडल तट पर ही आप चेन्नई और एन्नोर जैसे बंदरगाह को देखेंगे। पूर्वी तट पर चिल्का और पुलिकट, चिल्का और पुलिकट, चिल्का उड़ीसा में आपका ये झील पड़ेगा, लैगून झील है। और पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित झील है, पुलिकट झील। ये आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा कोरोमंडल तट के। ये लैगून झील के उदाहरण है, चिल्का और पुलिकट। समुद्र की पानी जब स्थल पर कहीं इकट्ठा हो जाता है उसको लैगून झील बोला जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लोग गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, लेकिन ये जो फैलाव है इसका स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु जो है ये स्टार्ट होता है दमन से। दमन जो कि केंद्र शासित प्रदेश अब है। गोवा का किसका फैलाव? कोंकण तट का फैलाव दमन, महाराष्ट्र, गोवा इन सारे क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तो स्टार्टिंग होता है दमन से, और ये गोवा तक इसका विस्तार है। तो गोवा से लेकर दमन तक कोंकण तट का विस्तार पाया जाता है। इस तरीके से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गोवा से दमन। आइए देखते हैं। यह भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी हिस्सा है। पश्चिमी तट जो है इस साइड वाला हिस्सा जो अरब सागर से लगा हुआ भारत का तट है उसे पश्चिमी तट बोला जाता है। उसका भी उत्तरी हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला मालाबार तट बोला जाता है जो केरल से लगा हुआ है, और उत्तर की ओर जो है उसे कोंकण तट बोला जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी परीक्षा में पूछ देता है कि कोंकण तट की लंबाई कितनी है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 720 किलोमीटर लंबा कोंकण तट की लंबाई है। प्रसिद्ध कोंकण रेलवे, उसी तट के समांतर एक रेलवे लाइन भी बिछाया गया है जिसको कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है। इसी तटीय पट्टी के समानांतर है। यहाँ का मुख्य बंदरगाह मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह क्षेत्र काजू, आम, आम में भी हापुस आम और मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी कावरती है। तो ये बना कैसे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति। अब ये प्रवाल उत्पत्ति क्या होता है? प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। वह समुद्र के जो उत्तल भाग होता है, ऊपर उठा हुआ भाग, वैसे क्षेत्रों में रहना वह पसंद करता है। तो समुद्र में स्थित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में वह रहते हैं, और उनके निरंतर वहां निवास रहने से वहां पे एक धरातल बन गया है जिसपे आज मनुष्य रह रहा है। तो ये एक जीव से बना हुआ द्वीप है लक्षद्वीप, जिसे प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कह रहा है लक्षद्वीप द्वीप समूह एटॉल प्रकार के प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इनके माध्यम से निकलता है। उसी के माध्यम से उस क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल तैयार हो जाता है। उसी क्षेत्र को लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप उसमें सबसे एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे छोटा है। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है एडरोड। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप
और मिनी काय के बीच से 9 डिग्री रेखा गुजरी हुई है। जैसा कि शायद हम लोगों ने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। 8 डिग्री किसके बीच से गुजरा हुआ है? तो लक्षद्वीप और मालदीव, इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से 9 डिग्री रेखा गुजरा है। और 10 डिग्री की चर्चा होगी तो वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखीय द्वीप बताइए। ठीक है, ज्वालामुखीय द्वीप यानी वहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो वह 2 द्वीप जो है उनका नाम है बैरन और नारकोंडम। यह जो है ये द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है, बैरन और नारकोंडम द्वीप। ठीक है, ये द्वीप पर बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, आइए देखते हैं बोल क्या रहा है। बैरन द्वीप भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। जैसा कि मैंने बताया बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि नारकोंडम एक सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, ये दोनों द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। बैरन द्वीप में पिछला बड़ा विस्फोट 1991 के आसपास हुआ था। बैरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें पिछला विस्फोट कब हुआ था? 1991। ये द्वीप हिमालय के ही समुद्री विस्तार का हिस्सा माना जाता है। हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है उसी का हिस्सा अंडमान निकोबार के अधिकतर द्वीपों को माना जाता है। दक्षिणी हिमालय सिर्फ उत्तर की ओर ही नहीं फैला हुआ है, उसका विस्तार फिर साउथ की ओर भी हुआ है। तो म्यांमार और भारत के बीच आप पढ़िएगा कि अराकयोमा नाम का जो पर्वत है वो भी हिमालय का ही पर्वत है, और वही समुद्र में आगे बढ़ते हुए इसी का विस्तार ये बैरम और नारकोंडम आदि जो द्वीप है हिमालय का ही हिस्सा। चलिए आगे देखते। अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप बहुत ही प्रचलित द्वीप था एक समय। ये हमारा देश और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी एक समय पे। तो बांग्लादेश और भारत का विवाद मैंने आपसे कहा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में ही हो सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं। तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप था। आज वर्तमान समय में इसकी स्थिति ये समुद्र के अंदर डूब चुका है, यानी इस द्वीप का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आइए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यह द्वीप 1970 के दशक में चक्रवात के बाद समुद्र से उभरा था। ठीक है, 1970 में जब चक्रवात आया तो समुद्र के अंदर से एक भूमि का टुकड़ा बाहर निकला जिसे न्यू मूर द्वीप बोला गया। यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण था। नया कोई भी चीज निर्माण होगा तो दोनों देश दावा करेंगे कि ये हमारे हिस्से का में आया है। तो यही स्थिति थी। जल स्तर बढ़ने के कारण जब यह द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो चुका, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो ये द्वीप जो था वह समुद्र के अंदर चला गया। इसे बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बांग्लादेश के दक्षिण के हिस्से में मिला स्थिति थी इसकी, तो इसलिए इसके दक्षिण तलपट्टी बोला गया। यह सुंदरवन डेल्टा के समीप स्थित था। कौन सा द्वीप? न्यू मूर द्वीप। ठीक है, तो यह समुद्र के अंदर चला गया है। तो जैसा कि विवाद था वो विवाद भी अब खत्म हो गया, ना द्वीप अब स्थित है ना कोई विवाद है। चलिए आगे देख। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दीव। दीव जो है वो आप समझिए कि ये दीव
द्वीप कहते किसे हैं? सबसे पहले ये समझना है कि द्वीप आखिर कहते किसे हैं। तो जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा क्षेत्र, भूमि का एक टुकड़ा होगा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा, उसे द्वीप बोला जाएगा। तो ये जो द्वीप है इसके चारों ओर समुद्र से लगा हुआ है। इसकी स्थिति कहाँ है? ये गुजरात के क्षेत्र में जो खंभात की खाड़ी है उस क्षेत्र में इसकी स्थिति है। द्वीप गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित है और एक द्वीप के रूप में स्थित है। तो चलिए आइए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। द्वीप गुजरात के सौराष्ट्र तट, ठीक है, वही सौराष्ट्र जिसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया था। खंभात की खाड़ी के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप, यह 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पुर्तगाल जो हमारा हमें उपनिवेशिक बनाए हुए थे, तो 1961 तक इन क्षेत्रों में नियंत्रण में ये क्षेत्र था। गोवा भी था, उसी तरह द्वीप भी था पुर्तगालियों के नियंत्रण में। प्रसिद्ध INS खुखरी मेमोरियल इसी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? दीव, उसका नाम है दीव, वह एक द्वीप है। दीव अपनी प्राचीन पुर्तगाली वास्तुकला और किले के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेशिक बनाया था, तो उस तरह का वास्तुकला तो वहां मिलना लाजमी सी बात है। वर्तमान में यह दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। पहले दमन और दीव और दादर और नागर हवेली दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन एक 1920 में इन सबको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी दमन को बना दिया गया है। ठीक है, दमन जो है इन चारों क्षेत्रों की, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली, इन सारे क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब जाना जाता है। राजधानी दमन है। चलिए आगे देखते हैं। माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हीं का हिस्सा होगा। तो सारे राज्य पूर्वोत्तर के ही दिए गए हैं, तो आपको ये जानना होगा कि असम, पूर्वोत्तर का अगर सबसे बड़ा स्टेट कोई है तो वो असम ही है। तो असम जो राज्य है उसी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। द्वीप के अंदर, एक नदी के अंदर द्वीप बन चुका है, उसका नाम क्या दिया गया है? माजुली। तो ये असम राज्य में पड़ता है, माजुली नाम का द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। आइए देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी के अंदर अगर द्वीप की बात की जाए तो ये माजुली जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह असम का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया। यह अपनी क्षत्रिय संस्कृति और वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखिएगा, क्षत्रिय संस्कृति पूछता है कि किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना होगा असम। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जैसे लोहित के बहाव से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित, ठीक है। नदी कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। माजुली द्वीप का क्षेत्र घट रहा है, क्यों? मिट्टी के कटाव के कारण। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, जैसा कि अभी चर्चा हो रहा था लक्षद्वीप के बारे में, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केरल से लगभग नजदीक है पश्चिम की ओर। तो यह अरब सागर ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। बंगाल की खाड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि यह पूर्व की ओर पड़े। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इससे सटा हुआ अगर कोई पड़ोसी देश है तो कौन सा है? मालदीव। मालदीव के नजदीक है लक्षद्वीप। मालदीव की राजधानी क्या है?
माले। ठीक है, आइए देखते हैं। लक्षद्वीप समूह केरल तट, केरल का जो तट है कोच्चि से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर किस साइड की ओर, पश्चिम की ओर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कावरत्ती है, वहीं से प्रशासन देखा जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम, कहाँ की, लक्षद्वीप की भाषा जो है वह मलयालम है। मिनिकॉय को छोड़कर, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, लेकिन मिनिकॉय में दूसरी भाषा बोली जाती है जिसका नाम है महल। ठीक है, अगती द्वीप यहाँ का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। ठीक है, हवाई अड्डा, अब समुद्र के अंदर ये स्थित है तो यहाँ आने जाने के लिए हवाई अड्डा का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये किस द्वीप पे है, अगती द्वीप पे। यहाँ पर्यटन के लिए बैंगाराम द्वीप काफी प्रसिद्ध है, पर्यटन पे ही इसकी आर्थिक व्यवस्था चलती है। यहाँ पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। आइए आगे देखते हैं। द्वीप स्थित है, अभी इसके बारे में चर्चा हो रहा था द्वीप के बारे में। द्वीप एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट से लगा हुआ खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल आसानी से आप पकड़ सकते हैं, खंभात की खाड़ी में इसकी स्थिति है, गुजरात तट में खंभात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, यह अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। खंभात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इस खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल गिराती हैं। खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती अपनी जो कहाँ पे समुद्र में अपना पानी गिराती है, तो खंभात की खाड़ी में। द्वीप जो है प्रसिद्ध नगांव बीच पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। ऐतिहासिक रूप से यह व्यापारिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बारे में बात कर रहा है और ऑप्शन में यहाँ न्यू मूर दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। ये तो विवाद का कारण था बांग्लादेश और भारत के बीच, तो ये तो होगा नहीं। लक्षद्वीप जो है वो भी नहीं होगा, गंगा सागर भी नहीं होगा, और रामेश्वरम, रामेश्वरम जो तमिलनाडु का हिस्सा है लेकिन ये द्वीप के रूप में स्थित है। तो रामेश्वरम जो है वही भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित द्वीप है। ठीक है, देखिए रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम जो स्थित है किस पे, पंबन द्वीप पर स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु, एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है। ठीक है, रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यही हुआ था, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्म स्थली भी रामेश्वरम है। पंबन रेल ब्रिज मुख्य भारत को इस द्वीप से जोड़ता है। रेलवे ब्रिज के माध्यम से रामेश्वरम से जोड़ा गया है पंबन रेल ब्रिज। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, इसके बारे में तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। 36 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप, जिनमें बहुत कम ही ऐसे द्वीप हैं जिस पर इंसान निवास करते हैं। बाकी द्वीपों पर इंसान के रहने जैसा स्थिति नहीं है। तो कुछ ही द्वीप ऐसे हैं इन 36 द्वीपों में से जिस पर इंसान निवास करते हैं। आइए देखते हैं, इन 36 द्वीपों में से केवल 10 या 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल मात्र 32.62 वर्ग किलोमीटर है।
यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ का पूरा क्षेत्र वनस्पति और नारियल के पेड़ों से ढका हुआ है। नारियल के बहुत सारे पेड़ लक्षद्वीप में देखने को मिले। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? स्टेट का नाम दिया हुआ है, आप आसानी से इसका सही आंसर लगा सकते हैं, राजस्थान। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिमी तट का जो हिस्सा है वह थार मरुस्थल के रूप में है। चूंकि वहां अरावली के वो वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, वहां वर्षा की बहुत कमी है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है उस क्षेत्र में, और तेज हवाओं के कारण भी उस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हो गया है, जिसे थार के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए इसके बारे में, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। मरुस्थल होते हुए भी इन क्षेत्रों में बहुत सारे इंसानी बस्ती बसे हुए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व है ये मरुस्थल जो है, इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अरावली पर्वत श्रेणी के वृष्टि छाया क्षेत्र पश्चिम की ओर जो है, कारण यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इंदिरा गांधी नहर के आने से इसके कुछ हिस्सों में अब हरियाली संभव हुई है। लूनी नदी जो है, लूनी नदी थार मरुस्थल की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी जो नदी है वह ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही इन थार मरुस्थल और कच्छ के क्षेत्र में जाते हुए विलुप्त हो जाती है। इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान तक स्थित है, चोलिस्तान नाम तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब की ओर स्थित है। तो पूरब में कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए देखते हैं, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान वाले क्षेत्र पर ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। सेलुलर जेल काला पानी पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, यानी कि दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। आपका काला पानी सेलुलर जेल बना था अंग्रेजों के जमाने में। यहाँ की सेंटिनली जनजाति विश्व की सबसे प्राचीन और एकाकी जनजातियों में से एक है। सेंटिनली जनजाति की बात करेगा अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजाति। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विवाद का भी कारण रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर है क्या? यह एक बर्फ का क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में बहुत ठंडा पाया जाता है, ठंडा क्षेत्र है ये, और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित ये क्षेत्र है जिसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। यह हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है। ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया,
और उसके जरिए इस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सियाचिन पर अभी भारत का नियंत्रण है। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। यहाँ का तापमान अक्सर -50 डिग्री होता है, -50 डिग्री। चलिए आगे देखो। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सिकंदराबाद। अब ये जुड़वा नगर क्या होता है, तो कोई भी शहर से आप जब गुजरिएगा तो अगला शहर आने पर आपको खुद पता चल जाता है कि अब ये शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। बीच में कोई गांव, कोई ऐसा क्षेत्र मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि हम इस शहर को क्रॉस कर गए हैं। लेकिन ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दो ऐसे नगर हैं जो आप अगर गुजरिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कब आप इस बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, बहुत ही विकसित ये क्षेत्र है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं इंडिया में, बहुत सारे जुड़वा नगर हैं। जैसे बंगाल की तरफ भी है, हावड़ा और कोलकाता को देखिएगा तो उसको भी जुड़वा नगर बोला जाता है। तो जुड़वा नगर वो होते हैं जो भौगोलिक रूप से साथ सटे होते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील अलग करता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, वह मूसी नदी के तट पर स्थित है। सिकंदराबाद की स्थापना अंग्रेजों के समय एक सैन्य छावनी के रूप में की गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के समय में सिकंदराबाद का स्थापना किया गया था सैन्य छावनी के रूप में। आइए आगे देखते हैं। देखिए फिर से एक आया है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वह एर्नाकुलम है। कोच्चि और एर्नाकुलम को जुड़वा नगर कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। दोनों की सीमाएं एक साथ लगी रहती है, दोनों आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वैसे ही कोच्चि और एर्नाकुलम की भी स्थिति है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। एर्नाकुलम कोच्चि का मुख्य व्यापारिक और आधुनिक केंद्र है। ये केरल राज्य में स्थित है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरी तरह से हवाई अड्डा बनाया गया है। लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है। लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का भी कब्जा है और कुछ क्षेत्रों पर चीन का भी कब्जा है। जिस पे पाक का कब्जा है उसे पीओके के नाम से जाना जाता है, जबकि जो चीन के कब्जे में है उसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, लद्दाख का जो क्षेत्र है उस पे हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान का भी कब्जा है। तो पाक का जिन हिस्सों पे कब्जा है उसे पीओके बोला जाता है और चीन का जिन पे कब्जा है उसको अक्साई चीन बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका डी नंबर में अक्साई चीन। तो लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन कहलाता है। आइए देखते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जब 1962 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसी समय पे चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। भारत और अक्साई चीन के बीच की सीमा रेखा को एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भी स्थित है। तो भारत के जो
पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जो बॉर्डर लगता है उसे मैकमोहन रेखा के नाम, जबकि पश्चिम का जो हिस्सा लद्दाख के क्षेत्र में लगता है उसे हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लद्दाख का शेष उत्तर पश्चिम हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे POK कहते हैं, गिलगिट और बाल्टिस्तान। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल थार के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो उष्ण मरुस्थल यानी गर्म क्षेत्र के वजह से उस एरिया में किसी तरह का खेती नहीं किया जा सकता, फसल नहीं उगाया जा सकता। ये क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ ठंडी इतनी ज्यादा है कि वनस्पतियां वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, लद्दाख को खाप्पा चान बर्फ की धरती भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, वर्षा वनस्पति खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होता है, सालाना 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ये 10 सेंटीमीटर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा कहा जाएगा। सही वर्षा कम से कम 200 सेंटीमीटर, 100 और 200 सेंटीमीटर के करीब अगर वर्षा हो जिस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रहा है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह यही स्थित है। भारत में अगर सबसे कहीं कम वर्षा होता है उस स्थान का नाम है लेह, और आप जानते हैं कि लद्दाख और लेह, लद्दाख के क्षेत्र में ही लेह पड़ता है, वहां पे बहुत कम वर्षा होता है। लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित बन गया है। जम्मू कश्मीर जो एक हिस्सा था, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से में आता था। 1919 में इन दोनों को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, ये तो आपको पता है कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। लेकिन इसका क्षेत्रफल है कितना, तो मैंने शायद पिछले क्लासों में इसकी चर्चा की भी है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है, ठीक है। इस आंकड़े को आप याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा घेरता है। अगर विश्व के कुल धरती अगर 100% है तो उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2.42% है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। इसका चर्चा पिछले क्लासों में हुआ है, आप अगर पिछले क्लास को देखेंगे तो ये जानकारी मैंने दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहा जाता था। उपमहाद्वीपीय भाग के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। यही क्षेत्र जो भारतीय प्लेट पर स्थित था, यही यूरेशियाई प्लेट से जब टकराया है, हिमालय जैसे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। हिमालय जहां आज स्थित है वहां पे पहले टेसिस सागर नाम का एक सागर हुआ करता था। तो गोंडवाना लैंड जो महाद्वीपीय भाग है, उपमहाद्वीप का हिस्सा, साउथ का हिस्सा,
भारत के नक्शे पे अगर आप साउथ का नक्शा देखिएगा, उसी को उपमहाद्वीपीय बोला जाता है। तो उससे पहले गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पैंजिया के विभाजन के बाद दक्षिण भाग जो हुआ वह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। भारत की टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण। हिमालय और हिमालय के दक्षिणी पार्ट जो मैदानी भाग है वह नवीन भाग है, जबकि गोंडवाना लैंड बहुत ही पुराना भाग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से सवाल आ गया। पिछले क्लासों में कर्क रेखा का हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मैंने बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ तो मिजोरम के मध्य से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है और त्रिपुरा से भी गुजरता है। तो यहाँ मणिपुर जो है वही आंसर होगा। और इस तरह से नक्शे पे आप अगर देखिएगा इंडिया मैप में, तो मणिपुर के उत्तर की ओर, मिजोरम के उत्तर की ओर मणिपुर स्थित है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह अभी मैंने बताया आपको किस किस राज्य से गुजरता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के उत्तर में स्थित होने के कारण कर्क रेखा से बाहर है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर से वही ऑप्शन दिया है मणिपुर। मणिपुर तो कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है, इससे नहीं गुजरती, जबकि त्रिपुरा और मिजोरम, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों का नाम याद होना बहुत ही जरूरी है अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अक्सर मणिपुर और मिजोरम के बीच में भ्रम पैदा किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इन्हीं 2 राज्यों में कंफ्यूज रहते हैं, मिजोरम से गुजरता है कि मणिपुर से गुजरता है। तो आपको याद रखना है मिजोरम से गुजरता है, जबकि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा पर स्थित झारखंड की राजधानी रांची सबसे नजदीक शहर है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों की राजधानी भी होगी। तो सबसे नजदीक झारखंड की राजधानी जो रांची है उसी के नजदीक से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये जो है सबसे ज्यादा दूर पर है कर्क रेखा। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन को हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जब विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 भागों में डिवाइड करती है तो भारत जो है उत्तरी हिस्से में ही पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला कह रहा है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। बिल्कुल यह भी स्टेटमेंट आपका सही है, भारत का आकार जो है 4 कोणीय आकार की है। अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर आता है।
तथा जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर डी होगा। जो तीनों दिए गए स्टेटमेंट तीनों सही है। चलिए देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांश जो भारत का है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, उत्तरी गोलार्ध। भारत का देशांतरीय विस्तार जिससे समय का निर्धारण होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, जब द्वीपों सहित कहेगा तब, और द्वीप को अगर छोड़ के कहेगा तो मैंने पिछले क्लासों में बताया है 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, जो बॉर्डर शेयर होता है हमारे पड़ोसी देशों की, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आइए अगला। तो ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कुछ सवालों को सॉल्व किया। आगे इसी तरीके से हम लोग आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।